कल्पना कीजिए एक प्राचीन राजा की, जिसे ना शतरंज खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। अच्छा। हाँ, तो एक दिन उसने एक अजनबी के साथ बाजी लगाई और उस अजनबी की शर्त बहुत अजीब थी, लेकिन सुनने में बहुत ही मामूली सी लग रही थी। क्या शर्त थी वो? उसने कहा कि अगर मैं जीता तो मुझे शतरंज के पहले खाने पर गेहूं का सिर्फ 1 दाना चाहिए, दूसरे पर 2, तीसरे पे 4, मतलब बस इसी तरह हर खाने पर पिछले वाले से दुगने दाने रखते जाइएगा। राजा को तो लगा होगा कि बहुत ही छोटी सी मांग है। बिल्कुल, राजा तो हंस पड़ा। उसे लगा कि कोई भिखारी कुछ मुट्ठी गेहूं ही तो मांग रहा है। खैर, बाजी शुरू हुई और राजा हार गया, जो कि होना ही था। हाँ, तो जब इनाम देने की बारी आई तो पहले कुछ खानों तक तो सब एकदम ठीक था, लेकिन आधा बोर्ड भरते भरते ना राजा के पसीने छूट गए। क्योंकि गणित काम कर रहा था अपना। गणित इतना भयानक हो गया था कि अगर राजा अपनी पूरी सल्तनत बल्कि पूरी धरती का सारा गेहूं भी इकट्ठा कर लेता ना तो भी वो कर्ज नहीं चुका सकता था। बिल्कुल। तो ये एक छोटे से दाने से शुरू हुई कहानी रातों रात एक तरह से विनाशकारी रूप ले चुकी थी। और यही वो बिंदु है जहां गणित और जीव विज्ञान आपस में पूरी तरह से टकराते हैं। देखिए, ये ना सिर्फ शतरंज की कहानी नहीं है, ये प्रकृति का सबसे शक्तिशाली और अगर नियंत्रण ना रखा जाए तो सबसे खतरनाक हथियार है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में चरघातांक की वृद्धि या कहें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ। प्रकृति में कोई भी जीव ले लीजिए, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक विशाल हाथी हो, बिल्कुल, वो इस भयानक गणितीय क्षमता के साथ ही पैदा होता है। क्या बात है। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं ना, उनका मुख्य उद्देश्य इसी गणित और जीव विज्ञान के उलझे हुए धागों को सुलझाना है। बिल्कुल। आज हम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी पर बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम भारत में पारिस्थितिकी के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक रामदेव मिश्रा के काम से प्रेरणा ले रहे हैं। रामदेव मिश्रा जी, बहुत बड़ा नाम है उनका। बिल्कुल है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये स्थापित किया था कि अगर आप प्रकृति को समझना चाहते हैं ना, तो आप सिर्फ एक पेड़ या एक जानवर को प्रयोगशाला में रखकर नहीं समझ सकते। सही बात है। आपको उसे एक बहुत बड़े जाल के हिस्से के रूप में देखना होगा। तो मैं सोच रही थी कि इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। हाँ, पूछिए। जब हम पारिस्थितिकी पढ़ते हैं तो एक व्यक्तिगत जीव यानी इंडिविजुअल और एक समष्टि मतलब पॉपुलेशन के बीच का अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि मेरे लिए तो अगर मैं एक इंसान हूं और मेरा शहर 10 लाख इंसानों की समष्टि है, तो बुनियादी रूप से हम सब हैं तो इंसान ही ना। देखिए, ये चीजों को देखने का एक बहुत ही आम नजरिया है, लेकिन पारिस्थितिकी में ना नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो कैसे? एक व्यक्तिगत जीव के स्तर पर सोचिए जरा, आपके या मेरे साथ जैविक स्तर पर क्या हो सकता है? या तो हम पैदा होते हैं या हमारी मृत्यु होती है। हमारे पास सिर्फ 2 ही बाइनरी अवस्थाएं हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन एक समष्टि यानी पॉपुलेशन कभी एक झटके में पैदा या खत्म नहीं होती। समष्टि की एक जन्म दर होती है यानी बर्थ रेट, और एक मृत्यु दर होती है डेथ रेट। ओह अच्छा, मतलब वो इंडिविजुअल से अलग व्यवहार करती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक अकेला व्यक्ति या तो नर होगा या मादा होगा, है ना? हाँ। लेकिन जब आप समष्टि की बात करते हैं तो उसका एक पूरा लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए प्रति 1000 नरों पर 950 मादाएं। तो मतलब हम एक इकाई से हटकर औसत और प्रवृत्तियों की दुनिया में आ गए, ट्रेंड्स की दुनिया में। बिल्कुल सटीक कहा आपने। जैसे मान लीजिए एक तालाब में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे। हाँ। और इस साल 8 नए पौधे उगाए, तो अब कुल 28 पौधे हो गए। तो कोई पारिस्थितिकीविद ये नहीं कहेगा कि 8 नए पौधे पैदा हुए। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। वो एक दर निकालेगा ना। हाँ। मतलब वो 8 को 20 से भाग देगा और कहेगा कि जन्म दर 0.4 प्रति कमल प्रति वर्ष है। एकदम सही। और समष्टि का एक और बहुत ही खास गुण होता है जो किसी अकेले जीव में हो ही नहीं सकता। वो क्या है? वो है आयु पिरामिड यानी एज पिरामिड। अगर आप एक समष्टि के सभी जीवों को उनकी उम्र के हिसाब से एक ग्राफ पर रखें ना, तो एक बाकायदा आकार बनता है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए आधार पर बहुत सारे युवा जीव हैं और चोटी पर बहुत कम बुजुर्ग जीव हैं, तो ये एक सीधा और चौड़ा पिरामिड बनेगा। अरे, ये तो कुछ किसी देश की पेंशन व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का आंकलन करने जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब अगर पिरामिड नीचे से बहुत चौड़ा है, मतलब बहुत सारे युवा हैं जो कल को प्रजनन करेंगे, तो वो आबादी भविष्य में तेजी से बढ़ने वाली है। एकदम सही पकड़ रही हैं आप। और लेकिन अगर नीचे युवा कम है और ऊपर बुजुर्ग ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो आबादी सिकुड़ रही है और खतरे में है ना? बिल्कुल सटीक तुलना है आपकी।
पारिस्थितिकीविद इन्हीं पिरामिडों को देखकर तुरंत बता देते हैं कि कोई प्रजाति भविष्य में बचने वाली है या फिर विलुप्त होने वाली है। वाओ, ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। किसी भी समष्टि का अध्ययन करने के लिए हमें उसका घनत्व या आकार मापना पड़ता है, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। यहीं पर मेरे दिमाग में एक उलझन है। बताइए। मान लीजिए एक जंगल है, उस जंगल में 200 गाजर घास, जिसे हम पार्थेनियम कहते हैं, उसके छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं जो मिट्टी से पोषण खींच रहे हैं। ठीक है। और उसी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही विशालकाय, मतलब 200 साल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। अब अगर हम सिर्फ संख्याओं को गिने तो स्कोर तो है 200 बनाम 1। हाँ, संख्या के हिसाब से तो यही है। तो अगर मैं गणित के हिसाब से देखूं तो 200 गाजर घास 200 अलग अलग जगहों से मिट्टी का पानी सोख रही हैं। तो क्या उस जंगल में गाजर घास का महत्व उस एक अकेले बरगद के पेड़ से ज्यादा माना जाएगा? देखिए, ऊपरी तौर पर ना आपका तर्क बिल्कुल सही लग सकता है, लेकिन प्रकृति का गणित वो सिर्फ सिर गिनने से नहीं चलता है। अच्छा, तो फिर कैसे चलता है? अगर हम सिर्फ संख्या के आधार पर निर्णय लेंगे ना, तो हम उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से गलत समझ बैठेंगे। ऐसी स्थितियों में पारिस्थितिकीविद संख्याओं को दरकिनार कर देते हैं और उसकी जगह वो जीव भार यानी बायोमास या फिर प्रतिशत आवरण का इस्तेमाल करते हैं। जीव भार मतलब वो पेड़ कुल मिलाकर कितना भौतिक स्थान या कार्बन अपने अंदर समेटे हुए है, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, वो एक अकेला बरगद का पेड़ हजारों किलोग्राम जीव भार का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो है। उसकी जड़ें जमीन के अंदर एक इतना विशाल नेटवर्क बनाकर मिट्टी की पूरी संरचना को ही बदल रही हैं। उसका जो विशाल आवरण है, जो कैनोपी है, वो तय कर रहा है कि जमीन तक कितनी धूप पहुंचेगी। हाँ, जिससे ये तय होता है कि पेड़ के नीचे कौन से पौधे उग सकते हैं और कौन से नहीं। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, सैकड़ों पक्षी और कीड़े उस एक पेड़ पर अपनी पूरी की पूरी समष्टि बसाए हुए हैं। तो उन 200 गाजर घास के पौधों का कुल प्रभाव न उस एक बरगद के प्रभाव के सामने एकदम तिनके के बराबर है। अब मुझे समझ में आ रहा है। मतलब समष्टि को मापने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल तरीका नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जानवरों को गिनना तो मतलब वो तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। आप जंगल में जाके एक एक बाघ को तो बोल नहीं सकते कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ, मुझे हाजिरी लेनी है। हाँ बिल्कुल नहीं। इसलिए हम अप्रत्यक्ष तरीके अपनाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके। वो कैसे? हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में ना बाघों की गिनती अक्सर उनके पग चिन्हों और उनके मल गुटिकाओं यानी फीकल पैलेट्स के विश्लेषण से की जाती है। अरे वाह! तो बिना जानवर को देखे ही हम समष्टि के आकार का बहुत सटीक अनुमान लगा लेते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो अब जब हमारे पास ये समष्टि आ गई है, हमने उसे माप भी लिया है, तो जाहिर है कि ये हमेशा स्थिर तो रहेगी नहीं। नहीं, प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है। हाँ, इसमें बदलाव होगा। तो मैं ये जानना चाहती थी कि ये बदलाव आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे क्या नियम है? देखिए, किसी समष्टि के आकार में जो बदलाव होता है ना, वो मुख्य रूप से केवल 4 चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है। 2 चीजें इसे बढ़ाती हैं। पहला है जन्म यानी नेटैलिटी, और दूसरा है आप्रवासन यानी इमिग्रेशन, मतलब बाहर से जीवों का अंदर आना। अच्छा, और घटाने वाली चीजें? घटाने वाली भी 2 चीजें हैं, मृत्यु यानी मोर्टेलिटी और उत्प्रवासन यानी एमिग्रेशन, जिसका मतलब है जीवों का उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना। समझ गए? इन चारों के आपसी खेल से ही हमारी वृद्धि के मॉडल या ग्रोथ मॉडल्स तय होते हैं। पारिस्थितिकी में ना एक बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण है, dN/dt = Rn। रुको, अचानक से इस गणित के समीकरण ने मुझे थोड़ा डरा दिया है। घबराइए मत, ये बहुत आसान है। ये dN/dt तो समय के साथ समष्टि में होने वाले बदलाव को दिखा रहा है ना? हाँ। लेकिन ये R क्या बला है? हाँ, तो ये जो R है ना, यही सारी कहानी का नायक और खलनायक दोनों है। अच्छा? इसे प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहते हैं। अगर अब सीधे शब्दों में कहूं तो अगर संसाधनों की कोई कमी ना हो तो कोई प्रजाति किस रफ्तार से अपनी आबादी बढ़ा सकती है, ये R वही रफ्तार है। और यहीं पर आपकी वो शतरंज वाली कहानी वापस आती है। ओह, मतलब जब खाना और जगह असीमित हो। बिल्कुल। जब खाना असीमित हो तो समष्टि इसी R के गुणज में बढ़ती है और इसी को हम चर घातांकी वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। अब मुझे चार्ल्स डार्विन की वो बात याद आ रही है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। हाँ, बताइए। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक हाथी को लें जो कि बहुत ही धीमी गति से प्रजनन करता है, अपने पूरे जीवन में बहुत कम बच्चे पैदा करता है, लेकिन अगर उसे भरपूर खाना मिले और कोई बीमारी या कोई शिकारी आसपास ना हो तो कुछ ही सदियों में पूरी धरती हाथियों से भर जाएगी। डार्विन का वो अनुमान बिल्कुल सटीक था। और अगर हम हाथी से हटकर किसी सूक्ष्म जीव की बात करें ना, जैसे कि पैरामीशियम, तो वो हर दिन द्विविभाजन या बाइनरी फिशन करके अपनी संख्या को दोगुनी कर सकता है। अगर उसे असीमित भोजन मिले तो क्या होगा?
तो सिर्फ 64 दिनों में उसकी आबादी इतनी विशाल हो जाएगी कि वो पूरे ब्रह्मांड के आकार को भी पार कर सकती है। अरे बाप रे। तो ग्राफ पर ये ना एक जे के आकार का कर्व बनाता है, जे शेप्ड कर्व। पहले बहुत धीरे बढ़ता है और फिर अचानक एकदम सीधा ऊपर। लेकिन हाँ। एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या? अगर प्रकृति में हर जीव के पास ये शतरंज के दानों वाली भयानक आर की शक्ति है, तो फिर आज धरती हाथियों से या पैरामीशियम से पटी क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो कोई बहुत बड़ी रुकावट होनी चाहिए ना? बहुत सही सवाल है आपका, और वो रुकावट है हमारी वास्तविकता। मतलब? प्रकृति में संसाधन कभी भी असीमित नहीं होते। वो जो असीमित खाने वाली बात हम कर रहे थे ना, वो सिर्फ एक सैद्धांतिक स्थिति है, थियोरी है बस। अच्छा। हकीकत में किसी भी जगह पे खाना, पानी और रहने की जो जगह होती है वो सीमित होती है। प्रकृति की इसी सीमा को हम पोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, जिसे हम के से दर्शाते हैं। पोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी। मतलब ऐसे समझें कि अगर एक कमरे में 50 कुर्सियां हैं तो आप उसमें 500 लोगों को नहीं बिठा सकते। बिल्कुल नहीं बिठा सकते। जब आबादी 50 के करीब पहुंचेगी तो उन कुर्सियों के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। एकदम सही। और जब ये लड़ाई शुरू होती है ना, तो वृद्धि की दर अपने आप धीमी पड़ने लगती है। इसी को हम संभरण तंत्र वृद्धि या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहते हैं। तो ये ग्राफ पर कैसा दिखेगा? जे शेप तो नहीं होगा? नहीं, ये जे आकार के बजाय एस आकार का कर्व बनाता है, सिग्मॉइड कर्व। जब आबादी के यानी पोषण क्षमता की उस अदृश्य दीवार से टकराती है तो वृद्धि एकदम सपाट हो जाती है। ओह, समझ गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्विन का जो योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पूरा सिद्धांत है ना, वो इसी कैरिंग कैपेसिटी की दीवार के कारण काम करता है। वो कैसे? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए केवल वे ही जीव बचेंगे जो सबसे बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं या खुद को उस माहौल में ढाल सकते हैं। वाह, मतलब ये जो इवोल्यूशन है ये असीमित संसाधनों की विलासिता में नहीं पैदा होता, बल्कि ये सीमित संसाधनों की तंगी और भूख से पैदा होता है। बिल्कुल। और अगर संसाधनों के लिए लड़ाई हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग प्रजातियां आपस में भिड़ रही होंगी, क्योंकि कोई भी प्रजाति एक निर्वात में, वैक्यूम में तो जी नहीं रही है। एकदम सही कहा आपने। प्रकृति ना एक विशाल युद्ध का मैदान भी है और साथ ही साथ एक सहयोग का मंच भी है। इसी को हम पारस्परिक क्रियाएं या इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस कहते हैं। देखिए, कोई भी जीव अकेला जीवित नहीं रह सकता। पौधों को भी मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और परागण करने वाले कीड़ों की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। प्रकृति में मुख्य रूप से 5 तरह के संबंध विकसित हुए हैं। तो अगर हम युद्ध के मैदान से शुरू करें तो सबसे सीधा और हिंसक संबंध क्या है? परभक्षण यानी प्रेडेशन, मतलब एक जीव का दूसरे को सीधा मारकर खा जाना। हाँ, लेकिन परभक्षण सिर्फ शेर और हिरन तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या था इसमें? एक गाय जो घास खा रही है ना, पारिस्थितिकी की नजर में वो भी एक परभक्षी ही है जो एक पौधे का शिकार कर रही है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिकारी बहुत विवेकी होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। विवेकी? एक भूखे शेर में विवेक कहां से आ गया? विकास के स्तर पर सोचिए। अच्छा। अगर एक शिकारी अपने शिकार का इतना ज्यादा शिकार कर ले कि उस शिकार की पूरी समष्टि ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो कुछ ही समय बाद शिकारी भी भूखा मर जाएगा। बिल्कुल, वो खुद विलुप्त हो जाएगा। इसलिए प्रकृति में परभक्षी कभी भी अपने शिकार को पूरी तरह खत्म नहीं करते। ये ऊर्जा को बस एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाने का प्रकृति का अपना तरीका है। और वैसे भी शिकार भी तो बेवकूफ नहीं है। अगर वो हिरण है तो वो शेर से तेज भागना सीख लेगा। बिल्कुल सीखेगा। लेकिन पौधों का क्या? मतलब बेचारा पौधा तो भागकर कहीं जा भी नहीं सकता, वो कैसे बचेगा? इसीलिए तो पौधों ने रसायन विज्ञान का सहारा लिया। रसायन विज्ञान? हाँ, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए ऐसे रसायन बनाए जो शाकाहारियों को बीमार कर दें। आपने कैलोट्रोपिस या मदार का पौधा देखा होगा, जो अक्सर खाली मैदानों में उगाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल देखा है, जिसे जानवर कभी नहीं खाते। पता है क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक रसायन पैदा करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर कोई बकरी उसे गलती से खा लेना तो उसके दिल की धड़कन अनियमित हो जाएगी, उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और यहां तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। पौधे भाग नहीं सकते, इसलिए वो रासायनिक युद्ध करते हैं। और प्रकृति की विडंबना देखिए ना, कुछ जानवरों ने इस जहर को ही अपना हथियार बना लिया। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने मोनाक तितली के बारे में पढ़ा था। जब वो कैटरपिलर होती है ना, तो वो जानबूझकर ऐसे जहरीले पौधों को खाती है। बिल्कुल सही। और वो जहर उसके शरीर में जमा हो जाता है। फिर बाद में जब वो तितली बनती है तो कोई पक्षी उसे नहीं खाता, क्योंकि उसका स्वाद बेहद कड़वा और जहरीला हो चुका होता है। मतलब उसने अपने शिकारी के खिलाफ पौधे के जहर की ही चोरी कर ली। ये एक बहुत ही शानदार अडैप्टेशन है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर बार एक जीव को दूसरे को मारना ही जरूरी है? शायद नहीं। जब दो प्रजातियों को एक ही चीज चाहिए,
मान लीजिए दोनों को एक ही तरह की घास खानी है, तो क्या होगा? यहीं पर जन्म लेता है दूसरा संबंध, जिसे कहते हैं स्पर्धा या कंपटीशन, जिसमें दोनों का नुकसान होता है ना? जैसे गैलापागोस द्वीप के एबिंगडन कछुओं के साथ हुआ था। हाँ बिल्कुल। इंसान वहां बकरियां ले गए और बकरियां बहुत तेज चरती थीं और कछुए बहुत धीमे, तो बकरियों ने कछुओं को मारा नहीं, बस उनका सारा खाना खा लिया और सिर्फ एक दशक के अंदर वे कछुए विलुप्त हो गए। इसे तो स्पर्धी अपवर्जन यानी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं ना? हाँ कहते तो हैं, लेकिन प्रकृति को अपवर्जन यानी किसी को पूरी तरह से मिटा देना ना कुछ खास पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्धा में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए प्रजातियां अक्सर एक बीच का रास्ता निकालती हैं, संसाधन विभाजन या रिसोर्स पार्टीशनिंग। मैकार्थर नाम के एक वैज्ञानिक ने फुदकी पक्षियों, जिन्हें वॉर्बलर कहते हैं, उन पर एक बहुत प्रसिद्ध अध्ययन किया था। अरे हाँ, यह अध्ययन बहुत दिलचस्प है। मैकार्थर ने देखा था कि एक ही पेड़ पर फुदकी पक्षी की 5 अलग-अलग प्रजातियां रह रही थीं। बिल्कुल। और वे सभी कीड़े ठाठी थीं, तो सिद्धांत के हिसाब से तो उन्हें लड़-लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने उस पेड़ को आपस में बांट लिया। क्या बात है! एक प्रजाति ने कहा मैं पेड़ की चोटी पर शिकार करूंगी, दूसरी ने कहा मैं निचली डालियों पर, और उन्होंने अपने शिकार का समय भी अलग अलग कर लिया। तो उन्होंने लड़ाई की भारी कीमत चुकाने के बजाय ना अपने व्यवहार को ही बदल लिया और सह अस्तित्व का रास्ता खोज लिया। वाओ, ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ प्रजातियां इतनी समझदार नहीं होती, वे सिर्फ चालाक होती है। वो कैसे? मुझे सबसे अजीब संबंध लगता है परजीविता यानी पैरासिटिज्म। अगर मैं कहूं कि ये परजीवी एक ऐसा शिकारी है जो अपने शिकार को एक बार में मारने के बजाय उसमें छेद करके रोज थोड़ा थोड़ा उसका खून चूसता है, तो क्या ये गलत होगा? सुनने में ये थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन तकनीकी रूप से ये काफी सटीक है। देखिए, परजीवी का लक्ष्य अपने मेजबान यानी होस्ट को मारना नहीं होता, क्योंकि मेजबान मरा तो परजीवी भी मरेगा। बिल्कुल। उनका लक्ष्य तो सिर्फ मुफ्त का खाना और रहने की सुरक्षित जगह पाना है। और इसी मुफ्तखोरी के चक्कर में ना विकास की प्रक्रिया में परजीवियों ने अपने कई अनावश्यक अंग खो दिए हैं। मतलब अगर पचा पचाया खाना मिल ही रहा है तो पाचन तंत्र की क्या जरूरत है ना? एकदम सही। उन्होंने अपना सारा ध्यान और अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ प्रजनन करने में और अपने मेजबान से चिपके रहने के लिए शोषक अंगों को विकसित करने में लगा दिया। और पक्षियों में तो इसका जो उदाहरण है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता मुझे। आप कोयल की बात कर रही हैं? हाँ। वसंत के मौसम में कोयल और कौवे का खेल। कोयल एक अंड परजीवी है। वो इतनी बड़ी क्रिमिनल मास्टरमाइंड है कि वो अपना खुद का घोंसला ही नहीं बनाती, वो चुपके से कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे आती हैं। और ये सिर्फ एक दिन की चालाकी नहीं है। हाँ। लाखों सालों के इवोल्यूशन ने ना कोयल के अंडों का आकार और रंग बिल्कुल कौवे के अंडों जैसा कर दिया है। अरे बाप रे! अगर ऐसा नहीं होता तो कौवा तुरंत पहचान लेता और अंडों को बाहर फेंक देता। ये दोनों के बीच एक निरंतर चलने वाली हथियारों की होड़ या आर्म्स रेस है। बेचारा कौवा। खैर, अब मान लीजिए कि एक ऐसा संबंध हो जिसमें एक को फायदा हो रहा हो लेकिन दूसरे को न फायदा हो और न ही नुकसान, कोई किसी को मार या लूट नहीं रहा है। इसे सब भोजिता कहते हैं ना, कमेंसलिज्म। बिल्कुल सही। गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि जब गाय भैंसे घास चरती हैं तो उनके बिल्कुल पीछे पीछे बगुले चलते हैं। हाँ, बहुत बार देखा है। तो होता क्या है कि पशुओं के चलने से घास में छिपे हुए कीड़े बाहर छिटक पमा जाते हैं और बगुले उन्हें आसानी से खा लेते हैं। अच्छा। अगर पशु वहां ना होना तो बगुलों को कीड़े ढूंढने में भारी मेहनत करनी पड़े, लेकिन पशुओं को इन बगुलों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गई। समुद्र में वो जो क्लाउन मछली और समुद्री एनिमोन है, उनका भी ऐसा ही कुछ रिश्ता है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एनिमोन के जहरीले डंक वाले जो स्पर्शक होते हैं, उनमें छिपकर क्लाउन मछली दूसरे शिकारियों से बच जाती है। एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मछली की जान बच जाती है मुफ्त में। एकदम सही उदाहरण है। चलिए, अब आखिर में ना सबसे सकारात्मक चीज की बात करते हैं। ठीक है। हमने हत्या देख ली, चोरी देख ली, अनदेखी भी देख ली। क्या प्रकृति में सच्चा टीम वर्क या सहोपकारिता भी है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जहां दोनों हाथों में लड्डू हो? बिल्कुल है। और सच कहूं तो ये प्रकृति के सबसे मजबूत बंधनों में से एक है। वाओ! इसमें दोनों प्रजातियों को एक दूसरे से पूरा पूरा फायदा होता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है माइकोराइजा, जहां कवक यानी फंगस पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। तो इसमें दोनों का क्या फायदा है? कवक जो है वो मिट्टी से पानी और पोषक तत्व खींचकर पेड़ को देता है और पेड़ अपने प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ भोजन कवक को दे देता है। हो गया ना दोनों का फायदा। बहुत खूब।
लेकिन मेरी नजर में ना इसका सबसे शानदार और जटिल रूप तब सामने आता है जब दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ ही सह विकसित हो जाती हैं, यानी को-इवॉल्व हो जाती हैं। आप अंजीर और बर के रिश्ते की बात कर रही हैं? हाँ, अंजीर और बर का रिश्ता ये इतना विशिष्ट है कि एक खास तरह के अंजीर के पेड़ को सिर्फ एक खास तरह की बर ही परागित कर सकती है, कोई और कीड़ा ये काम कर ही नहीं सकता। ये सचमुच एक अद्भुत विकासवादी समझौता है। वो कैसे काम करता है? देखिए, मादा बर जो होती है वो अंजीर के फल के अंदर घुसकर अपने अंडे देती है। फल के अंदर के कुछ बीज उस बर के लार्वा के लिए भोजन बन जाते हैं। ठीक है। और बदले में वो बर फल के अंदर घूमती है ना, तो अंजीर के फूलों का परागण हो जाता है। तो अंजीर ने बर को सुरक्षित घर और खाना दिया और बर ने अंजीर की नस्ल आगे बढ़ाई। एक के बिना दूसरे का जीवन चक्र पूरा ही नहीं हो सकता। क्या बात है। और मुझे वो भूमध्य सागरीय आर्किड जिसे ओफ्रिस कहते हैं, उसकी कहानी भी इसी टीम वर्क में ना एक अजीब सा धोखा जोड़ती हुई नजर आती है। हाँ, वो तो बहुत ही मशहूर उदाहरण है। आर्किड को अपना परागण करवाना है, लेकिन वो मधुमक्खियों को कोई रस नहीं देता है। इसके बजाय उसने लैंगिक छल यानी सेक्सुअल डिसीट का रास्ता चुना है। हाँ, ये प्रकृति की सबसे चतुर चालों में से एक है। ओफ्रिस आर्किड की एक पंखुड़ी जो है ना, वो बिल्कुल मादा मधुमक्खी जैसी दिखती है, एकदम हूबहू। उसका रंग, उसका आकार, यहाँ तक कि उसकी गंध भी वैसी ही होती है। और फिर क्या होता है? नर मधुमक्खी उस फूल को असली मादा समझकर उसके पास आता है और उसके साथ संभोग करने की कोशिश करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में फूल उसके शरीर पर पराग चिपका देता है। बिल्कुल। और जब वो भ्रमित नर किसी दूसरे ऑर्किड फूल के पास जाता है तो परागण हो जाता है। मतलब फूल का काम तो हो गया और बेचारी नर मधुमक्खी को कुछ नहीं मिला। ये सहोपकारिता का एक बहुत ही एक तरफा और जोड़ तोड़ वाला रूप है। हाँ, प्रकृति हमेशा निष्पक्ष नहीं होती है। तो आज की ये चर्चा सचमुच दिमाग के तार झंझनाने वाली थी। हमने शतरंज की बिसात से शुरू किया था, जहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एकदम अंधा गणित था। फिर हमने देखा कि कैसे प्रकृति पोषण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी की दीवार खड़ी करके उस पर लगाम लगाती है। और सबसे अहम बात, उसी सीमित जगह और संसाधनों के कारण जीवों के बीच कैसे जटिल रिश्ते बनते हैं। बिल्कुल। बचने के लिए पौधों का जहर बनाना, कौवे को धोखा देने के लिए कोयल के अंडों का रूप बदलना और ऑर्किड का मधुमक्खियों को छलना। ये सब ये साबित करता है कि परिस्थिति की कोई स्थिर तस्वीर नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है, जहां हर जीव बस अगली सुबह का सूरज देखने के लिए खुद को किसी न किसी तरह ढाल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी रस्साकशी को देखते हुए ना, चलते चलते मैं एक विचार सुनने वालों के दिमाग में छोड़ना चाहती हूँ। क्या विचार है वो? हमने जानवरों और पौधों पर पोषण क्षमता की वो अदृश्य दीवार देखी जिससे टकराकर आबादी की वृद्धि रुक जाती है या फिर एक क्रूर संघर्ष में बदल जाती है। हाँ। लेकिन अगर हम इंसान अपनी समष्टि को देखें तो क्या हमने विज्ञान, तकनीक और रासायनिक उर्वरकों की मदद से प्रकृति की तय की गई उस पोषण क्षमता को हमेशा के लिए तोड़ दिया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर क्या हम केवल उस अदृश्य दीवार से टकराने का इंतजार कर रहे हैं जो हमारी वजह से बस थोड़ी और आगे खिसक गई है? हाँ। अगर ऐसा है तो इस धरती पर इंसानियत की असली कैरिंग कैपेसिटी आखिर है क्या? क्या हम अपने बनाए गणित के नियंत्रण में हैं या हम भी प्रकृति के इसी विशाल जाल में बस एक और छोटे से धागे हैं? सोचिएगा जरूर।